Hello everyone, welcome to the Manulo classes session. In the session of the daily news analysis, today is 22nd of May 2024. You are watching with Naresh Sharma. So guys, first of all, just discuss the thought of the day. ये क्या कहता है थॉट ऑफ द डे कि हैप्पीनेस इज एन एटीट्यूड। तो भाई जो हैप्पीनेस है वो एक अपने आप में एटीट्यूड है, और एटीट्यूड वो होता है जो एवरी पर्सन के साथ में जुड़ा होता है, उसके नेचर से कनेक्टेड होता है। वी इधर मेक आवर सेल्फ माइजरेबल और हैप्पी और स्ट्रांग। तो आपका जो एटीट्यूड है वही आपको मेजरेबल बनाता है, हैप्पी बनाता है, स्ट्रांग बनाता है। द अमाउंट ऑफ वर्क इज द सेम। आप जिंदगी में सारे काम करेंगे, सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगी और जिंदगी में अप एंड डाउन्स भी आएंगे। अब डिपेंड इस बात पे करेगा कि आप सिचुएशन को हैप्पीली डील करते हैं या रो रो करके डील करते हैं। सो ये सब होता रहेगा। सो नाउ just come to the question number 1 to revise the previous day session. In a recent helicopter crash, the president of Iran died. क्या नाम है उनका? So it is Ali Khamenei, Ibrahim Raisi, Meijam Khamenei or none of the above. The correct answer is Ibrahim Raisi. अभी रिसेंटली उनकी डेथ हो गई और वो ईरान के प्रेसिडेंट थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान? अब आपको ध्यान होगा कि जो प्रेसिडेंट ऑफ ईरान है वो अजरबैजान के प्रेसिडेंट से मिलने गए थे और उसके बाद बातचीत वगैरह हुई है। जब वो रिटर्न कर रहे थे तो उनकी डेथ हो गई, हेलीकॉप्टर का क्रैश हो गया। सो क्या नाम है अजरबैजान के प्रेसिडेंट का? इल्हम अलीयेव, ये उनका करेक्ट नेम है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एससीओ इन द इंटरनेशनल रिलेशंस? जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस में बात करते हैं तो ये एससीओ क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है? बिकॉज हमने देखा था कि इंडिया एससीओ का मेंबर है और इंडिया को इनवाइटेड किया गया है यूक्रेन की पीस कॉन्फ्रेंस में। सो इट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच मेंबर ऑफ द ब्रिक्स हैज नॉट बीन इनवाइटेड फॉर यूक्रेन पीस कॉन्फ्रेंस? तो कौन से ब्रिक्स मेंबर को इनवाइट नहीं किया है यूक्रेन की पीस कॉन्फ्रेंस में? सो ब्राजील को इनवाइट किया गया है, उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं आएंगे। इंडिया अभी अपना जवाब देगा, चाइना भी अभी अपना रिस्पॉन्स देगा, रशिया को तो इनवाइट किया ही नहीं गया है। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील? बिकॉज ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं क्या नाम उनका, लूला ड सिल्वा, उन्होंने तो क्लियर मना कर दिया, हम नहीं आ पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि विच वन इज द कैपिटल सिटी ऑफ किर्गिस्तान? तो किर्गिस्तान की कैपिटल सिटी कौन सी है? बिकॉज अभी जो किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान में पाकिस्तान और इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उन पर अटैक होने के बहुत सारे इंसिडेंट सामने आए थे और वो काफी न्यूज में रहा। तो किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक। बिश्केक इज द कैपिटल सिटी ऑफ किर्गिस्तान। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ईरान मेक्स बॉर्डर विद 2 वाटर बॉडीज, दीज आर? कौन कौन सी है ये वाटर बॉडीज जिनका बॉर्डर ईरान से मिलता है? क्योंकि ईरान अभी जो है न्यूज में रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए, ईरान के प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है। सो दिस इज कैस्पियन सी एंड इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन वाली साइड में तो अभी इंडिया और ईरान के बीच में चाबहार पोर्ट का एग्रीमेंट भी हुआ है। चलिए, तो 2 वाटर बॉडीज से कनेक्टेड है ईरान, दैट इज कैस्पियन सी एंड अनदर इज इंडियन ओशियन। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडेज करंट अफेयर्स। क्वेश्चन यहाँ पर पहला पॉइंट तो ये है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली है उन्होंने बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है रेज किया है मालीवाल केस में, और सीएम जो है दैट इज अरविंद केजरीवाल, उनके उनके जो स्टेप्स है उनके द्वारा जो अभी कुछ ऐसा नहीं लिया गया है और जो सीएम ने साइलेंस बना रखा है उस पर उन्होंने क्वेश्चन रेज किया है। यहाँ पर जो वीके सक्सेना साहब है ये बार बार उन्होंने ये पॉइंट रेज किया है कि एक शेम की बात है, शर्म की बात है कि आप सीएम के घर पर ही सारा कांड हुआ और सीएम बोल भी नहीं रहे हैं। और ये जो मालीवाल है मैडम, ये कोई नॉर्मल महिला तो है नहीं, ये जब राज्यसभा की एमपी है, ऑनरेबल एमपी है, और जब एमपी के साथ में ये सब हो सकता है तो जो कॉमन अगर कोई विमेन है तो उसके साथ में तो क्या क्या नहीं हो सकता है। तो उन्होंने इस बात पर कहा, प्लस उन्होंने ये भी कहा कि इस पर जो सीएम है उनको अपना जो बात रखना चाहिए, बिकॉज संजय सिंह ने पहले ये बोल दिया था कि हाँ जी इस सीएम के हाउस पर ऐसा कांड हुआ है और उसमें उनके साथ में मारपीट हुई है, और अब बाद में फिर यू टर्न ले रहे हैं।
तो दूसरा फिर ये भी आता है कि कोई भी चीफ मिनिस्टर होता है या प्राइम मिनिस्टर होते हैं या बड़े ऑफिशियल्स होते हैं, उनका दिन का पूरे दिन का माइन्यूट तैयार होता है कि किसके साथ आज इनकी मीटिंग है, किसके साथ में इनका आज अपॉइंटमेंट है, पूरा डिटेल प्रिपेयर होती है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो सीएम का डेली का जो डायरी होती है, आप वो उसको जो है पब्लिक मीडिया में रिलीज कर दो कि आपके साथ मालीवाल मैडम का जो अपॉइंटमेंट था कि नहीं था। प्लस अब यहाँ पर ये भी आरोप लग रहे हैं कि जो क्या बोलते हैं वीडियो है उस समय का, जो वीडियो फुटेज हैं वहाँ के सीएम हाउस के, वो डिलीट कर दिए गए। ये भी अब इसमें एलिगेशंस लग रहे हैं। प्लस जो विभव कुमार हैं वो मुंबई गए, मुंबई जा करके उन्होंने अपने मोबाइल से सारा डेटा डिलीट करवा दिया, फॉर्मेट करवा दिया। तो जब सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर ये मोबाइल को डिलीट मीन्स मोबाइल का डेटा डिलीट करने की और उसकी क्या रिक्वायरमेंट थी, और मोबाइल को क्यों फॉर्मेट करवाया गया। तो ये सारी चीजें बार बार इसमें उठ करके सामने आ रही हैं। प्लस यहाँ पर लोग कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि भाई जब जो वुमेन रेसलर्स थी उनकी बात आई थी तो आम आदमी पार्टी बड़ा हंगामा क्रिएट कर रही थी कि महिलाओं के साथ ये हो रहा है, महिलाओं के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो अब खुद के यहाँ पर हो रहा है। तो जो आम आदमी पार्टी है बिल्कुल भी बोल नहीं रही है। तो हमारा यहाँ पर सिंपल सा मतलब यह है कि आप ये देख सकते हैं कि जब भी वुमेन की बात आती है तो कोई भी पार्टी हो, कोई भी लीडर्स हो, गोल मोल बात बोलने के लिए सब बहुत सारे आगे होते हैं, लेकिन जब एक्चुअल ऑन ग्राउंड सिचुएशन की बात आती है तो ज्यादातर चीजें फिर वही लीपापोती उनकी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम जो है मनीष सिसोदिया। उन्होंने बेल के लिए जो है एप्लीकेशन दिया था, तो इनकी बेल को डिनाई कर दिया गया। कोर्ट का इसमें क्या कहना है, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, उनका ये कहना है कि भाई आपने सबसे पहले तो हम आपको जो बेल दे सकते हैं वो इस मैटर में अब और नहीं दी जा सकती। उनके पीछे रीजन जो मेन वो बता रहे हैं कि आपने पहले ही जो एविडेंस थे, ठीक है, उनको मिटाने का काम किया, और अब अगर हम अगेन आपको बेल वगैरह कुछ भी दे देंगे तो आप फिर से जा करके जो एविडेंसेस हैं उनको आप डिलीट करोगे, उनको उनसे छेड़छाड़ करोगे, और आप एक बड़े इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो। देखो जब भी किसी को बेल दी जाती है तो उसमें 2-3 फैक्टर ऐसे देखे जाते हैं कि क्या जो पर्सन है, अगर उसको बेल दे दी जाएगी तो क्या वो एविडेंसेस के साथ में कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं, या जो विटनेसेस हैं उनको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या सिचुएशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो कोर्ट ने ये कहा कि आप कोई सामान्य व्यक्ति तो हो नहीं, और आप एक बड़े इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो और पूरी आम आदमी पार्टी में, तो आपको बेल इस बेसिस पर अब नहीं दी जा सकती, बिकॉज आप पहले ही बहुत सारे एविडेंसेस को डिलीट कर चुके हो, और अब फिर से आप जा करके पक्का जो है उनके साथ में आप जो है मैनेज करने की कोशिश करोगे एविडेंसेस को, तो इनको भी मना कर दिए। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं जॉइंट कल्चर इन द आर्म्ड फोर्सेज इज वे फॉरवर्ड सीडीएस। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो कह रहे हैं कि अभी जो हम जॉइंट जो है अभी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की जो बात कर रहे हैं, तो तीनों फोर्सेज जो है आर्म्ड फोर्सेज हैं, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, अब तीनों जॉइंट में काम किया करेंगी, तो इनकी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने पर बात चल रही है। यहाँ पर जो जनरल अनिल चौहान साहब हैं, इनका मेन फोकस इस बात पर है कि देखो ये अभी जो मिलिट्री रिफॉर्म्स हैं जो हमारे यहाँ बहुत लंबे समय से पेंडिंग में थे, उनमें से ये एक स्टेप है। मीन्स ये कह रहे हैं कि कोई एंड नहीं है कि बस हमने थिएटर कमांड बना दी इंटीग्रेटेड और हमारे मिलिट्री रिफॉर्म्स कंप्लीट हो जाएंगे। इनका ये कहना है कि ये एक स्टेप है और अभी हमें अपने उन रिफॉर्म्स में बहुत आगे जाना है। क्या है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड? इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड आईटीसी, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। अभी तक होता यह है कि आर्मी अपने ऑपरेशन इंडिविजुअली लॉन्च करती है, नेवी को अगर ऑपरेशन करने होते हैं तो वो भी अपने इंडिविजुअल करती है, और एयरफोर्स करती है तो वो अपने ऑपरेशन अपने लेवल पर करती है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी जो यूनिट्स होती है, ब्रिगेड्स होती हैं, उसमें क्या होता है कि आर्मी से भी लोग उसमें जाते हैं, नेवी से भी आते हैं, एयरफोर्स से भी आते हैं। अब सपोज करो इस कैंप में आर्मी का जो है मेन कमांडर है उस यूनिट का, और यहाँ पर वर्क करने वाले एयरफोर्स के भी हैं और नेवी के भी हैं। तो जो कमांडर होता है उस यूनिट का, उसके पास में इनके अगेंस्ट में लीगल एक्शन या डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का पावर नहीं होता। वो केवल रिकमेंड कर सकता है उनकी मेन यूनिट को, तो वहां पर उनके एयरफोर्स के ऑफिसर है वो उनके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं, या जहां से वो आए नेवी से तो वहां पर उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है। प्लस कई बार ये होता है कि एक कोऑर्डिनेशन की हमेशा कमी रहती है।
जब भी ऑपरेशन होते हैं फील्ड में, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन होते हैं या वॉर की सिचुएशन होती है, तो उसमें क्या होता है कि नेवी अपने लेवल पर काम कर रही होती है, एयरफोर्स अपने लेवल पर और आर्मी अपने लेवल पर, तो इनमें बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं होता। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये भी क्या हो जाएंगी, इससे सॉल्व हो जाएंगी, बिकॉज अब उसमें ठीक है सब अपने अपने रहेंगे, लेकिन मेन वर्क जो होगा वो इंटीग्रेटेड होगा। ये सोच करके नहीं ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा कि ये तो भाई इंडियन नेवी का है, एयरफोर्स का है, आर्मी का है। तीनों ही फोर्सेस मिलकर के उसमें काम करेंगी और ऑफिसर्स भी होंगे वो कमांड एक तरफ से लेंगे, बाकी ऑफिसर्स मिल बैठ करके उसमें डिसीजंस लेंगे। प्लस इन्होंने ये भी कहा कि अब जो यहाँ से आने वाला टाइम है उसमें हम केवल इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की ही बात नहीं कर रहे, बल्कि अपने जो हमारी फोर्सेस हैं उसमें हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर उसको भी इंक्लूड करेंगे, या जो हम बात करते हैं कम्युनिकेशन हमारा ठीक हो जाएगा, उसमें कम्युनिकेशन हमारा ठीक हो जाएगा, जो है उसमें इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, प्लस जो लीगल एक्शन की बात आएगी वो सब हो जाएगा, ऑर्डर जो फोर्सेस में चलते हैं वो सब एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी जितने भी बड़े लेवल के ऑपरेशन हैं उसमें जो आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स होंगे, ठीक है, वो मिल करके काम कर पाएंगे। सो ये अभी इसमें जो हमारे यहाँ मिलिट्री रिफॉर्म्स हैं उसमें से एक बहुत बड़ा स्टेप है जो आगे चल करके बहुत सारे चेंजेस लेके आएगा। इंडिया में तो ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की हम अब मीन्स जो है लेकर के आए हैं, बाकी जो अदर कंट्रीज हैं उनमें तो ऐसी कमांड्स बहुत पहले से हैं। ठीक है, तो हम तो पहले ही डिले हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट हाल्ट्स प्रोजेक्ट इन हिमालयाज ओवर सिंगल विंडो क्लियरेंसेस। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया उत्तराखंड का। इशू क्या था उसमें, उसमें करीब 90 एकड़ की लैंड पर कुछ होटल वगैरह बनने वाले हैं और उस पर कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गया था। अब देखो उत्तराखंड रीजन में आता है हिमालय वाले में, और हिमालयन रीजन में जब भी कोई नए कंस्ट्रक्शन होते हैं तो उसके लिए एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, EIA। अब इसमें ये हुआ नहीं और इनको परमिशन कहाँ से मिल गई, परमिशन मिल गई सिंगल विंडो क्लियरेंस। व्हाट इज सिंगल विंडो क्लियरेंस? ये होता है कि जब भी कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है तो एक ही ऑफिस से सारी परमिशन मिल जाती हैं, जिससे कि जो परमिशन मिलने की जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाती है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। इस केस में क्या नहीं हुआ, जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है वो तो करवाया ही नहीं गया। तो इसमें जो बंदे थे अपोजिशन वाले, उन्होंने केस कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिनाई कर दिया, तो बोला आपने तो ये सब एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट तो किया ही नहीं। और हिमालयन वाला जो रीजन है बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल जोन है और उसमें पहले से ही हम जैसे अभी फॉरेस्ट फायर्स को देख रहे हैं, जंगलों में, पहाड़ के जंगलों में बहुत सारी आग लग जाती है। किसकी वजह से हो रहा है? सब अनकंट्रोल डेवलपमेंट की वजह से हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर इसमें मना कर दिया, आपकी होटल नहीं बन पाएगी। तो नेचर के लिए हम सबको काम करना होगा, चाहे वो जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, या अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हो, या जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने वाले लोग हों। नाउ हम आते हैं कि 30 फ्लैमिंगोज फॉल डेड रैम्ड बाय जेट ऑन ग्लाइड पाथ टू मुंबई एयरपोर्ट। ये बहुत बड़ी घटना हुई है, आई थिंक इंडिया की हिस्ट्री में तो पहली बार ऐसा हुआ है कि नाइट के टाइम पर एक जो फ्लाइट थी वो मुंबई एयरपोर्ट पर आ रही थी, तो उससे टकरा गए क्या, फ्लेमिंगो पक्षी। फ्लेमिंगो जो वर्ड्स होते हैं उनका एक पूरा फ्लॉक था, उसमें 30 थे, उनसे टकराए और सबकी डेथ हो गई बुरी तरह से, ये सब मारे गए। ठीक है, अब इसमें ये बात निकल करके आती है कि देखो ह्यूमन ने कहने के लिए अब डेवलपमेंट किया, तो उसमें ह्यूमन का तो डेवलपमेंट हुआ, लेकिन बाकी जितने भी जीव हैं, बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, उनका तो ह्यूमन ने हमेशा क्या किया है, डिस्ट्रक्शन किया है। तो जब स्टार्टिंग में मुंबई एयरपोर्ट बन रहा था या उससे आगे की उसमें डेवलपमेंट हो रहे थे, तो स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत बार ये कहा था कि यहाँ की आसपास की जो वेटलैंड्स है, ठीक है, उन वेटलैंड्स को यहाँ से बंद कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो बर्ड्स हैं वो आएंगी और ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसमें तो ये बहुत सारे मीन्स बर्ड्स की डेथ हुई है। अगर यही हो सकता था कि अगर ये कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती तो ये जो जेट था इससे टकरा जाती तो पूरा जेट भी क्रैश हो सकता था। ठीक है, तो ऐसी बड़ी दुर्घटनाएं भी इसमें होती रहती हैं ऐसे केसेस में। यहाँ पर ये बात आया कि भाई इतने दिन में नहीं हुई तो अब क्यों हुआ? इसमें से एक रीजन ये निकल करके आया कि हो सकता है कि जिस रीजन में ये फ्लेमिंगो थे वहां पर इनको रात में इनकी हंटिंग के लिए कोई आया होगा। अदरवाइज रात को तो ये उड़ते नहीं है, फ्लाई नहीं करते, तो उनको हंटिंग के लिए कोई आया होगा और ये वहां से डर करके भागे होंगे
और रात में आकर के ये जो है उस जेट से टकरा गए और उनकी डेथ हो गई। अब इस पर इंक्वायरी होने वाली है बड़े लेवल की, तो भाई ऐसा क्यों हुआ और ये सब कैसे हो गया। What does प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी इज पासिंग मीन फॉर फ्यूचर ऑफ ईरान के लिए। तो जो इब्राहिम राइसी है अभी उनकी डेथ हो गई, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ ईरान थे, फ्यूचर में ईरान पर क्या इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं। बेसिक की अगर हम बात करें तो जो इब्राहिम राइसी है, देखो बहुत सारे लोगों के लिए ये प्रॉब्लम भी थे। क्यों प्रॉब्लम थे? प्रॉब्लम इसीलिए थे कि ईरान के जो बहुत सारे प्रॉक्सी थे, प्रॉक्सी क्या होते हैं? प्रॉक्सी जो ईरान के बेसिस पर फाइट करें। जैसे रेड सी में जितने अटैक हो रहे थे तो उसमें ईरान का सपोर्ट था उन मिलिटेंट्स को, ठीक है। या इजराइल पर अटैक किया इन्होंने उस मैटर में भी, या और भी जो है यमन वाला रीजन है उसमें जो है कन्फ्लिक्ट होते हैं उसमें भी, या फिर जो हमास है उसको समर्थन मिलने में भी। तो इब्राहिम राइसी का इनका बड़ा रोल बताया जाता है कि इन्होंने बड़ा रोल इसमें प्ले किया। अब होता क्या है कि ये अराउंड मीन्स ज्यादा ओल्ड एज के तो नहीं थे, लेकिन देखो मैं आपको दो चीज बताता हूँ कि ईरान में दो तरह से गवर्नमेंट चलती है। एक तो होते हैं वहाँ की सुप्रीम लीडर कहा जाता है उनको, ठीक है, और एक होते हैं फिर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास में पावर होती है डे टू डे फंक्शनिंग की, असली पावर होती है सुप्रीम लीडर के पास में, और सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खमानी, ये उनके लीडर हैं। ये जो प्रेसिडेंट थे ईरान के इब्राहिम राइसी, ये क्या थे? ये अपने आप में कंजर्वेशनिस्ट थे, मीन्स कंजर्विस्ट थे। कंजर्विस्ट इस सेंस में हम कह सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा रिफॉर्मिस्ट नहीं थे, रिफॉर्म्स पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते थे। अब आपको जानते होंगे कि ये एक ईरान अकेला ऐसा कंट्री है जो शिया बाहुल्य है, ठीक है, शिया मेजोरिटी इसमें है ना। तो अब इनके अगेंस्ट में बहुत सारे जो सुन्नी कंट्रीज थे वो भी हमेशा इनके अगेंस्ट में रहते थे। अब इसमें पता नहीं किसने रोल प्ले किया होगा, CIA ने या अदर जो सुन्नी कंट्रीज हैं उन्होंने या इजराइल ने, ठीक है, तो बाद में एक इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल सकता है। लेकिन इनसे बहुत सारे लोग परेशान भी थे क्योंकि इन पर आरोप लगते रहते हैं कि इन्होंने बहुत सारे मिलिटेंसी को सपोर्ट किया था। अब होगा क्या? पहले ये माना जाता था कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है मिस्टर खमेनी, आयतुल्लाह खमेनी, इनके बाद ये आएंगे सुप्रीम लीडर बनने के लिए, ठीक है, लेकिन इनकी तो डेथ हो गई। अब ये 85 ईयर को बहुत ओल्ड हो चुके हैं खमेनी। तब ये कहा जा रहा है कि जब इलेक्शन होंगे तो हो सकता है अली खमेनी के जो बेटा है, ठीक है, वो आ सकते हैं सुप्रीम लीडरशिप के लिए। तो ईरान की अब अपने आप में प्रॉब्लम बढ़ गई कि इनको सुप्रीम लीडर का भी जो है सब्स्टिट्यूट सर्च करना है और प्रेसिडेंट भी सर्च करना है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम अभी ईरान को देखने को मिलेगी। और इंडिया की तरफ से इसमें हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीश धनखड़ साहब, वो पहुंचे हैं वहां पर उनके लास्ट राइट्स में। सो आज के लिए हमने कई सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए। नेक्स्ट डे वी विल मीट अगेन to discuss such important articles. So stay connected. Bye bye. Take care.